दृष्टिबाधा शिक्षण, दृष्टिबाधार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी पुस्तक। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, रोहिणी, दिल्ली। अध्याय 25 दृष्टिबाधा एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। पुस्तक का ध्वन्यांकन अप्रैल 2018 में हुआ तथा वाचन ऋचा श्रीवास्तव और सताक्षी गुप्ता का है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 346 अध्याय 25 दृष्टिबाधा एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। डॉक्टर RS चौहान। दृष्टिबाधित तथा दृष्टिवान बालकों के लिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की अवधारणा एवं उसका प्रयोग किसी न किसी रूप में संगठित शिक्षा कार्यक्रमों के आरंभ से उपलब्ध रहे हैं। हाँ, पूर्व में इन्हें पाठ्यक्रमेतर क्रिया के नाम से जाना जाता था। सफाया एवं साइदा 1969। आजकल पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है तथा इनके संदर्भ में शिक्षकों को भी उत्तरदायित्व वहन करना होता है। वर्तमान काल में सहगामी क्रियाओं को विद्यार्थियों में आत्मसम्मान, नेतृत्व, पारस्परिक सहयोग, आत्माभिव्यक्ति, क्रियाशीलता एवं सृजनात्मक क्षमताओं को विकसित करने तथा स्वस्थ मनोरंजन हेतु अनिवार्य समझा जाने लगा है। हमारे विशिष्ट संदर्भ में इस विषय का एक पक्ष ये भी है कि अनेक दृष्टिबाधित बालक दृष्टिवान छात्रों के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं। इस संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि की संभावना है। अतः ये समझना आवश्यक है कि किन किन सहगामी क्रियाओं में दृष्टिबाधित बालक समानता के आधार पर सहभागी बनकर अपने व्यक्तित्व का संतुलित एवं अधिकतम विकास कर सकते हैं। पिछले अनुभवों तथा आधुनिक जागरूकता और नवीन उत्साह के फलस्वरूप दृष्टिबाधित तथा अल्पदृष्टि बालकों को अधिकाधिक सहगामी क्रियाओं में प्रशिक्षण एवं अवसर दिए जाने लगे हैं। अपेक्षाकृत नवीन क्षेत्रों में साहसिक प्रयोग, प्रशिक्षण तथा प्राप्त अनुभवों का लाभ अधिकाधिक दृष्टिबाधितों को उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इस अध्याय में कुछ सहगामी क्रियाओं की संक्षिप्त चर्चा की जा रही है। सृजनात्मक कलाओं का शिक्षण। केवल रचनात्मक व्यक्ति ही सृजनात्मक ढंग से कार्य कर सकता है। दत्ता एवं लाल 1977। सृजनात्मकता का अभिप्राय अनोखे विचारों के साथ असाधारण अथवा नवीन प्रयोग करने से है। मौलिकता इसकी पहचान है तथा जिज्ञासा इसे सशक्त बनाती है। दृष्टिबाधितों की शिक्षा में सृजनात्मकता को सबल बनाने तथा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच विचार विकसित करने की दृष्टि से इस अध्याय के अंतर्गत क्ले मॉडलिंग, मूर्तिकला, ओरिगामी, नृत्य, नाटक, वक्तृता, वाद विवाद तथा सृजनात्मक लेखन की भूमिका एवं उसके प्रभावों पर संक्षेप में विचार किया जाएगा। पृष्ठ 347। टॉमस एक्विनॉस के अनुसार मनुष्य मस्तिष्क व हाथों का मेल है, अतः हमें अधिकतम आनंद उस स्थिति में प्राप्त होता है जब हम अपने मस्तिष्क और हाथों को एक साथ इस प्रकार प्रयोग करें कि परिणाम रचनात्मक, उपयोगी एवं उत्पादनशील हो। बर्टले 1939।
बालकों में ऐसी स्थिति क्ले मॉडलिंग से उत्पन्न की जा सकती है। सामान्य रूप से बाजार में मिलने वाले क्ले तेल युक्त होता है। ये अनेक रंगों से मिलता है और इसे बालकों के लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित बताया जाता है। अल्पदृष्टि बालकों के संदर्भ में रंगीन क्ले का प्रयोग अवशिष्ट दृष्टि की दक्षता वृद्धि के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। इसका प्रयोग बालक मनचाही चीजें या आकृतियां बनाने, बिगाड़ने और पुनः बनाने अथवा अन्य चीजों के बनाने हेतु कर पाते हैं। इसके माध्यम से नर्सरी या प्राथमिक स्तर के बालकों को उनकी रुचि, मानसिक विकास तथा पूर्व अनुभवों के अनुसार अनेक अनुकृतियां बनवाकर बहुत से प्रत्यय सिखाने अथवा उनके पुनर्बलन के लिए किया जा सकता है। इसकी सहायता से बच्चों को ऐसे विभिन्न पदार्थों अथवा पशु पक्षियों की आकृतियां बनाना सिखाया जा सकता है जिन्हें मूल रूप से प्रस्तुत करना संभव न हो। दृष्टि बाधा इसमें आड़े नहीं आएगी यदि अध्यापिका परिश्रमी, कल्पनाशील व स्नेहमयी हो। ये स्पष्ट करना अनिवार्य है कि क्ले मॉडलिंग शिक्षण की सफलता तथा वांछित लाभ संबद्ध बालकों को पूर्व में प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभवों तथा वर्तमान में उपलब्ध स्वतंत्र, सहज एवं विस्तृत प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा ही निर्धारित होंगे। अनुभव प्रदान करने की प्रक्रिया आरंभिक स्तर पर वास्तविक वस्तुओं के माध्यम से ही संपन्न करना अनिवार्य है। अनुकृतियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों को अनुभव प्रदान करते समय आवश्यक सावधानी बरती जा सकती है, परंतु उनकी स्वतंत्रता एवं सहज अवलोकन पर इसका प्रभाव यथासंभव सीमित होना चाहिए। उदाहरणार्थ, पिल्ले के प्रत्यक्षीकरण के दौरान बालकों को उसके कान, आंख, मुंह इत्यादि को स्पर्श करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, परंतु इसकी एक सीमा निश्चित रूप से है। उन्हें पशु के कान या आंख में उंगली चुभोने से अवश्य रोकना चाहिए। ये उद्देश्य उन्हें समझाकर प्राप्त किया जाना चाहिए कि उनकी तरह उनके पिल्ले को भी पीड़ा होती है। पृष्ठ 348। पशु को छूने से डरने वाले या अपेक्षाकृत निष्क्रिय बालकों को स्पर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उसके सभी अंगों को छूने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि उसके विषय में छात्रों को अधिकतम जानकारी मिल सके। तत्पश्चात पिल्ले से संबद्ध प्रश्न पूछे जाएं और सही उत्तर न देने वाले बालकों को पुनः उसके अवलोकन के लिए प्रेरित करें ताकि उनकी जानकारी मानसिक चित्र बनाने के लिए पर्याप्त और वास्तविकता के यथासंभव निकट हो। इसके बाद ही इन बच्चों को क्ले देकर पिल्ले की अनुकृति बनाने के लिए प्रोत्साहित करना उचित होगा। पूर्व प्रत्यक्षीकरण के आधार पर न केवल दृष्टिबाधित अपितु बधिर दृष्टिबाधित भी अच्छी अनुकृतियां बना सकते हैं। फुकुरई 1969-1974। आर्थिक कठिनाई की स्थिति में बाजार में उत्पन्न क्ले के स्थान पर तैयार की हुई अच्छी मिट्टी का प्रयोग भी किया जा सकता है। श्री शरण 1992। मूर्ति निर्माण हेतु अपेक्षाकृत विकसित स्पर्श, स्पष्ट प्रत्यय तथा धैर्य की आवश्यकता होती है, अतः मूर्ति कला का शिक्षण 5वीं कक्षा के बाद आरंभ करना उचित होगा। छोटी मूर्तियां प्रायः साँचों की मदद से तैयार की जाती है। संपूर्ण मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी में रुई, धान की भूसी तथा जूट डालकर उसे गलाने के बाद अच्छी मिट्टी तैयार की जाती है। इसके पश्चात बांस के टुकड़ों, खपच्चियों, कील और पुआल की मदद से ढांचा तैयार किया जाता है। मूर्ति की ऊंचाई के अनुपात में उसके हाथ, पैर इत्यादि उपयुक्त आकार के बनाकर ढांचे पर यथास्थान चिकनी मिट्टी से चिपका दिए जाते हैं और फिर मिट्टी की एक से अधिक परतें चढ़ाई जाती हैं। सांचों में बने सिर, कान व नाक इत्यादि जोड़कर सुखा देते हैं। सूखने पर खड़िया मिट्टी का घोल चढ़ाया जाता है और उसके बाद ही आवश्यकता अनुसार अन्य रंगों का प्रयोग कर पलकें, भौएं तथा सिर के बाल इत्यादि तैयार किए जाते हैं। श्री शरण 1992। स्पष्ट है कि मूर्ति निर्माण सीखने के लिए बच्चों में सशक्त अभिरुचि, अधिक धैर्य और कौशल की आवश्यकता होती है। इसके लिए वे छात्र अधिक उपयुक्त हैं जो काट छांट, ठोक पीट और मोड़ तोड़ में रुचि लेते हैं। इसके लिए शिक्षक भी कुशल होने चाहिए। निसंदेह दृष्टिबाधित भी इस कला को सीख सकते हैं। पृष्ठ 349। उपयुक्त रंगों के प्रयोग में उन्हें अल्पदृष्टि साथी सहयोग दे सकते हैं। इस प्रकार यह पारस्परिक सहयोग पर आधारित समूह अधिगम की उत्तम प्रक्रिया सिद्ध हो सकती है। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र के कुछ दृष्टिबाधित विद्यालय अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं। ओरिगामी जापानी भाषा का शब्द है। ये एक प्रकार की कागज पर आधारित कला भी है जो जापान में विकसित हुई। पिछले कुछ दशकों में ये कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही है।
इसके सीमित और आरंभिक रूप को इस्तेमाल करते हुए भारत के कुछ दृष्टिबाधितार्थ विद्यालयों में कई दशकों पहले भी बालकों को कागज की नाव और टोपी इत्यादि बनाना सिखाते थे। ओरिगामी एक विकसित कला है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें केवल कागज का प्रयोग किया जाता है, किसी अन्य पदार्थ का नहीं। कागज को कलात्मक रूप से मोड़कर पशु पक्षियों की आकृतियां बनाने के साथ साथ अनेक जटिल कृतियां भी तैयार की जाती हैं। लेखक की जानकारी के अनुसार एक जापानी दृष्टिबाधित ने इसी कला के आधार पर न केवल जापान में अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्याप्त धन तथा ख्याति अर्जित की है। भारतीय दृष्टिबाधितार्थ शिक्षा संस्थाओं में इसे अभी लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। इसे प्राथमिक स्तर से आरंभ किया जा सकता है तथा माध्यमिक स्तर पर इच्छुक छात्रों को सघन प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ओरिगामी भी दृष्टिबाधित तथा अल्पदृष्टि बालकों के लिए लगभग समान रूप से उपयुक्त एवं उपयोगी है। इसे प्रोत्साहित किया जाना वांछनीय रहेगा। क्ले मॉडलिंग, मूर्ति निर्माण तथा ओरिगामी के माध्यम से दृष्टिबाधितों में स्पर्श, सकल गामक तथा दक्ष गामक क्रियाओं, अनेक प्रतियों, हस्तकार्यों में रुचि, शिक्षा के प्रति अधिक रुझान, घ्राण शक्ति, काइनेस्थेटिक अनुभव, अनुपात के महत्व तथा विचार, अवशिष्ट दृष्टि की दक्षता इत्यादि को विकसित किया जा सकता है। नृत्य शारीरिक व्यायाम, तनाव से मुक्ति तथा स्पष्ट और सशक्त भावाभिव्यक्ति हेतु उपयुक्त होता है। इसकी सहायता से उपयुक्त मुख मुद्रा प्रदर्शन सीखने व सिखाने तथा दृष्टिबाधितों में अनुस्थिति ज्ञान व गतिशीलता को भी विकसित किया जा सकता है। पृष्ठ 350। प्रसन्नता का विषय है कि गत 2-3 दशकों में अनेक दृष्टिबाधितार्थ विद्यालयों में व्यवस्थित रूप से नृत्य प्रशिक्षण को सहगामी क्रिया के रूप में सम्मिलित किया जाने लगा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी दृष्टिबाधितों के लिए नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाने लगी हैं, जो इस क्षेत्र में बढ़ती रुचि एवं लोकप्रियता की द्योतक हैं। अनेक विद्यालयों के प्रबंधक व छात्र नृत्य में विशेष रुचि ले रहे हैं। कुछ एक दृष्टिबाधितार्थ विद्यालयों के नृत्य समूह तो नृत्य प्रस्तुति के लिए ऑस्ट्रेलिया, इटली व संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंचकर ख्याति बटोर चुके हैं। ये दृष्टिबाधित बालक आरंभिक कक्षाओं से आयु एवं मानसिक विकास के अनुसार नृत्य के विभिन्न चरण सीखते हैं। दक्षिण भारत के बालकों ने कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम इत्यादि नृत्य सीखने में विशेष दक्षता का परिचय दिया है। कुछ अन्य स्थानों पर गरबा, भरतनाट्यम, भोजपुरी लोक नृत्य, नेपाली लोक नृत्य एवं मॉडर्न डांस में भी दृष्टिबाधितों ने इतनी प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी हैं कि दर्शक ये भूल गए कि नृत्य समूह में अनेक अल्पदृष्टि व दृष्टिबाधित बालक बालिकाएं सम्मिलित हैं। नाटक के माध्यम से दृष्टिबाधित बालकों को भाषा विकास एवं भाषा के मूक तत्वों के प्रयोग में अधिक सहायता मिल सकती है। नाटकों का प्रयोग किया तो जा रहा है, परंतु नृत्य की अपेक्षा काफी कम। संतुलित व्यक्तित्व विकास के लिए नृत्य के साथ साथ नाटकों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। नाटक के विभिन्न रूप हो सकते हैं जो दृष्टिबाधितों के लिए संभव है। इनमें प्रथम है रेडियो शैली की नाट्य प्रस्तुति। इस प्रकार के नाटकों में दृष्टिमूलक अभियानों के स्थान पर ध्वनि प्रधान संवादों का महत्व है। ये नाटक एक ही स्थान पर बैठे हुए किए जा सकते हैं। आवश्यकता है प्रसंगानुसार स्थितियों और भावों को स्वर के उपयुक्त उतार चढ़ाव द्वारा अभिव्यक्त करना। अंकों या दृश्यों में परिवर्तन इंगित करने के लिए ध्वनि प्रवाहों अथवा लघु वाद्य संगीत अथवा धुनों का सहारा लिया जा सकता है। ये नाटक विशेषकर दृष्टिबाधितों के लिए अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ आवाज ही संप्रेषण का एकमात्र माध्यम है। संभवतः नाटकों का प्रशिक्षण इस प्रकार के रेडियो नाटकों से ही आरंभ करना उपयुक्त होगा। पृष्ठ 351। इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि दृष्टिबाधित व्यक्ति मंच पर नाटक प्रस्तुत करने में नितांत असमर्थ हैं। अनुभव से ये सिद्ध हो चुका है कि यदि उचित प्रशिक्षण व अवसर दिए जाएं तो हमारे दृष्टिबाधित साथी भी इस कला में महारत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। नंबर 1, दृष्टिबाधित व्यक्तियों को इस बात के लिए भली प्रकार से प्रेरित किया जाए कि वे भी दूसरों की तरह ऐसे नाटकों का मंचन कर सकते हैं। नंबर 2, ऐसे नाटकों की तैयारी के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों को भाव भंगिमा, हाव भाव, शारीरिक संकेत तथा संतुलित गतिशीलता का पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए तथा विभिन्न प्रकार के संवादों के प्रसंगानुरूप अभिनय का अभ्यास कराया जाए। नंबर 3,
ये प्रशिक्षण तभी सफल हो सकता है जब आवश्यक अनुभवों और संवादों के मूक तत्वों को बार बार अवसर प्रदान किया जाए और स्तर से कम प्रदर्शन को स्वीकारा न जाए। नंबर 4, मंच पर इधर उधर सुरक्षापूर्वक आने जाने के लिए कुछ विशेष प्रबंधन आवश्यक होंगे, जैसे छोटे व हल्के पायदानों से मंच की सीमाएं निर्धारित करना आदि। नंबर 5, जिस मंच पर नाटक होना है वहां अभ्यास के पर्याप्त अवसर सुलभ कराए जाने चाहिए। नंबर 6, नाटक की टीम में पूर्णतया दृष्टिबाधित तथा अल्पदृष्टि नाटक कर्मियों को आवश्यकता अनुसार सम्मिलित किया जाए। नाटक के एक तीसरे रूप की भी यहाँ चर्चा करना उपयोगी होगा। ये है एकल अभिनय। किसी भी प्रतिभावान और इस विधा में रुचि रखने वाले दृष्टिबाधित व्यक्ति को एकल अभिनय की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है, चाहे वो अल्पदृष्टि हो अथवा पूर्णतया दृष्टिबाधित। यहाँ भी उन्हीं सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी जिनकी चर्चा हम मंच नाटकों के संदर्भ में ऊपर कर चुके हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्कूली स्तर पर नाटक एक अत्यंत उपयोगी सहगामी क्रिया हो सकती है। समावेशी विद्यालयों में भी दृष्टिबाधित छात्रों को अपने अन्य सहपाठियों के साथ मिलकर नाटक प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पृष्ठ 352। वक्तृता निश्चित रूप से प्रभावशाली व्यक्तित्व का एक प्रमुख तत्व है। किसी भी अच्छे वक्ता की जिह्वा पर शब्द उसकी इच्छा अनुसार थिरकते हैं तथा श्रोताओं के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं। वाद विवाद वक्तृत्व कला का ही एक आयाम है। इसके अतिरिक्त वक्तृता के अंतर्गत वार्तालाप, भाषण, संभाषण, आशुभाषण तथा तत्काल भाषण सम्मिलित हैं। किसी भी अधिवक्ता, राजनीतिज्ञ, प्रशासक अथवा सामान्य जन की सफलता में उसकी वक्तृता कला का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वक्तृता दैवी उपहार है अथवा अर्जित क्षमता, ये बहस का विषय रहा है और आज भी है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि एक सीमा तक इसे दैवी उपहार समझना उचित होगा। यद्यपि सतत परिश्रम एवं अभ्यास के आधार पर इसे विकसित भी किया जा सकता है। प्रारंभ में हास्यास्पद हकलाहट तथा अप्रिय उच्च ध्वनि के बावजूद एथेंस वासी डेमोस्थेनीज एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन विश्व इतिहास के प्रसिद्ध वक्ता बनने में सफल रहे। ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का कथन है, सत्य तो ये है कि मैं असाधारण कठिनाई तथा अत्यधिक अभ्यास के माध्यम से किसी प्रकार भाषण देना सीख पाया। चंदनानी 1972। वक्तृता विकास का अभ्यास प्राथमिक स्तर से भी आरंभ किया जा सकता है। धीरे धीरे इसे आयु एवं ज्ञानार्जन के अनुसार परिष्कृत किया जाना उपयुक्त होगा। दृष्टिबाधितों के लिए इस क्षमता का अतिरिक्त महत्व है। इसके लिए अधिक व्यय की भी आवश्यकता नहीं होती, परंतु धैर्यवान, ऐतिहासिक तथा सामयिक विषयों की जानकारी में रुचि रखने वाले तथा भाषण नियमों से परिचित शिक्षक की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। नौसिखिए वक्ता मंच पर जाने से पूर्व घबराहट, लगातार मुंह सूखने, बार बार शौचालय जाने, अस्पष्ट भय तथा हाथ पांव में कंपन इत्यादि अनुभव कर सकते हैं। इससे घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये अनुभव पूर्णतया स्वाभाविक है। वाद विवाद के अंतर्गत एक निश्चित विषय का चयन किया जाता है और कुछ दिन पहले से इच्छुक वक्ताओं को इस विषय में सूचित कर दिया जाता है। पृष्ठ 353। निर्धारित समय व तिथि को एक निश्चित अवधि 5 से 7 मिनट में वक्ताओं को विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में बोलने का अवसर दिया जाता है। आरंभिक पक्ष एवं विपक्ष के 2 वक्ताओं का विशेष महत्व होता है, क्योंकि वे वाद विवाद के लिए सर्वाधिक सामग्री प्रस्तुत करते हैं तथा इसके स्तर, प्रवाह एवं गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। इसलिए उन्हें अन्य वक्ताओं की अपेक्षा अधिकतर 1 या 2 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है, अथवा विकल्प के रूप में वाद विवाद के अंत में उन्हें पुनः कुछ समय प्रदान किया जाता है। वाद विवाद 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हाउस ऑफ कॉमन्स स्टाइल तथा नंबर 2 ऑक्सफोर्ड स्टाइल। भारत में हाउस ऑफ कॉमन्स स्टाइल डिबेट प्रचलित है। उत्तम वक्ता बनने के इच्छुक छात्रों के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण संकेतों को ध्यान में रखना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। नंबर 1 किसी भी सफल अथवा प्रिय वक्ता के गुण अवश्य ग्रहण करें, परंतु उसकी नकल से निश्चित रूप से बचें। नंबर 2 एक सफल वक्ता वही है जो किसी भी विषय के पक्ष व विपक्ष में प्रभावशाली वक्तव्य दे सके, इसका प्रयास करें। नंबर 3 विषय के अनुसार उपयुक्त बिंदुओं को ध्यान में रखें। दृष्टिबाधित बच्चे जहां तक संभव हो मुख्य बिंदुओं को पहले से संयोजित करें और संक्षिप्त रूप में ब्रेल में लिखें।
परंतु कंठस्थ भाषण देने से परहेज करें। कंठस्थ करने की प्रवृत्ति मौलिकता और प्रसंगानुसार नए बिंदु अथवा तर्क प्रस्तुत करने में बाधक सिद्ध होती है। नंबर 4, भाषण अवधि यदि 7 मिनट की हो तो भाषण सामग्री 8 से 9 मिनट की होनी चाहिए। नंबर 5, अपना वक्तव्य देने के साथ साथ दूसरे पक्ष के कुछ तर्कों पर आक्रमण करें। इसके लिए विरोधी पक्ष द्वारा दिए गए तर्कों अथवा बिंदुओं को भी पॉकेट फ्रेम की सहायता से ब्रेल में लिख लें और अध्यक्ष की अनुमति लेकर ब्रेल में अंकित बिंदुओं का अवलोकन करते रहें, किंतु ध्यान रखें कि विरोधियों के तर्कों का उत्तर देते हुए किसी का नाम न लिया जाए। नंबर 6, आवश्यकता होने पर वक्तव्य की गति को कुछ धीमा अथवा तीव्र करने की क्षमता विकसित करें। पृष्ठ 354। नंबर 7, चेतावनी संकेत सुनकर घबराए नहीं। शेष सामग्री को समाप्त करने के लिए अनावश्यक गति बढ़ाना अवांछनीय है। नंबर 8, शेष बिंदुओं में से अधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं को बोलते बोलते क्रमबद्ध करें तथा वक्तव्य को स्वाभाविक समाप्ति प्रदान करें। नंबर 9, अपने भाषण को अपेक्षाकृत निम्न स्वर व धीमी गति से आरंभ करें और धीरे धीरे अपने स्वर को कुछ ऊंचा करें और गति में थोड़ी वृद्धि करें। नंबर 10, भाषण के दौरान तालियां बजने पर कुछ क्षण के लिए रुकें और तालियां शांत होने पर पुनः अपना वक्तव्य आरंभ करें। नंबर 11, भाषण के दौरान अनावश्यक जोश व आक्रामकता हानिकारक है, यद्यपि ध्वनि का उपयुक्त उतार चढ़ाव तथा आवश्यक स्वराघात वांछनीय तत्व है। वक्तृत्व कला और वाद विवाद के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्या अथवा विचारों को दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के समक्ष बेझिझक, प्रवाहपूर्ण, तर्कसंगत प्रकार एवं प्रभावोत्पादक शैली में प्रस्तुत करना सीख लेता है। इससे रोजगार हेतु साक्षात्कार के दौरान आत्मविश्वासपूर्ण उत्तर देने में भी सहायता व सफलता मिलती है। सृजनात्मक लेखन। शिक्षा में सृजनात्मक सोच के संदर्भ में की गई एक टिप्पणी इस अंश के आरंभ में उपयुक्त प्रतीत होती है। इस प्रकार के सोच विचार की परिणति अनूठे कार्य में होती है। दत्ता एवं लाल, 1977। इतिहास में हमें ऐसे कई उदाहरण मिल सकते हैं जब मनुष्य ने किसी अत्यधिक अप्रिय अनुभव के पश्चात एकाग्रचित्त होकर सकारात्मक विचार का मार्ग चुना है, तो वो मर्म स्पर्शी सृजन स्रोत बन गया। ये उदात्तीकरण कहलाता है। कई दृष्टिबाधित व्यक्तियों में भी सृजनात्मक शक्ति होती है। गत वर्षों में अनेक दृष्टिबाधितों के द्वारा प्रकाशित काव्य अथवा गद्य संग्रह इसका प्रमाण है। पिछले वर्षों में एक और स्थिति विकास सामने आया है। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन तथा ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड यानी AICB इत्यादि द्वारा ऐसे कवि सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनमें दृष्टिवान कवियों के साथ साथ अनेक दृष्टिबाधित कवियों को भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। ये एक उत्साहवर्धक कदम है। बाल्यकाल में सृजनात्मक शक्तियां सुप्तावस्था में होती हैं, अतः दृष्टिबाधितार्थ विद्यालयों तथा समावेशी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में सृजनात्मक लेखन के लिए प्रति सप्ताह कम से कम एक कालांश निर्धारित किया जाना चाहिए। पृष्ठ 355। उपयुक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन द्वारा सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। विद्यार्थियों में इन क्षमताओं के संवर्धन का एक अन्य उपाय है उन्हें गद्य तथा पद्य की रोचक पुस्तकें उपलब्ध करवाना तथा पढ़ने के लिए प्रेरित करना। बालकों को रेडियो या टेलीविजन पर प्रसारित कवि सम्मेलन, वार्ता, साहित्यिक चर्चा आदि सुनने के लिए प्रोत्साहन देना एक अन्य उपयोगी उपाय है। इच्छुक किशोर छात्रों को विभिन्न साहित्यिक सम्मेलनों में जाने तथा साहित्यकारों से मिलने का अवसर उपलब्ध करवाना भी उनकी सृजनात्मक क्षमता में वृद्धि कर सकता है, परंतु ये एक संगठित प्रयास होना चाहिए जिसका उत्तरदायित्व किसी सृजनशील एवं कुशल शिक्षक को देना वांछनीय रहेगा। सृजनात्मक लेखन के विकास से अनेक दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को अपनी भावनाओं एवं अनुभवों को उदात्तीकरण की दिशा में मोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। उनमें से कुछ एक पूर्णकालीन अथवा अंशकालीन आधार पर सृजनात्मक लेखन की किसी एक विधा को व्यवसाय के रूप में भी अपनाने में सफल हो सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि दृष्टिबाधितों के लिए पाठ्यक्रम में सहगामी क्रियाओं के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यत्र तत्र प्रशंसनीय कार्य के अनुरूप सफलताएं एवं प्रोत्साहन भी उपलब्ध हैं, परंतु इन्हें व्यापक स्तर पर अधिकाधिक छात्रों को सुलभ करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अधिकतर बालक बालिकाओं को क्ले मॉडलिंग, मूर्तिकला, ओरिगामी, नृत्य, नाटक,
वक्तृत्व कला तथा सृजनात्मक लेखन अधिगम की सुविधाएं प्राप्त होने की स्थिति में प्रत्येक छात्र को अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यक्तित्व विकास का कम से कम कोई एक अथवा अधिक माध्यम उपलब्ध हो सकते हैं और वे अपने व्यक्तित्व का चहुमुखी व अधिकतम विकास करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप छात्रों में समानता की भावना उत्पन्न होगी और कोई भी हीन भावना से ग्रस्त नहीं होगा। इसके अतिरिक्त उनमें आत्मविश्वास, पारस्परिक सहयोग, आत्म अनुशासन के बल पर संतुलित व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाएगा। वे आत्म अभिव्यक्ति का भी कोई न कोई उपयोगी तथा रचनात्मक माध्यम ढूंढ लेंगे और स्वस्थ मनोरंजन के साधन भी प्राप्त कर सकेंगे। इनमें से अनेक किसी एक सृजनात्मक लेखन विधा को पूर्ण व्यवसाय एवं सहायक व्यवसाय बनाकर अपनी आय का अतिरिक्त माध्यम भी प्राप्त कर सकते हैं। फलस्वरूप वे समाज में सम्मान की स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति को संतुष्ट करने में सफल होंगे। पृष्ठ 356। कहने का अभिप्राय ये है कि वे संतुलित व्यक्तित्व से संपन्न देश के सहकारी, उत्पादनशील, कर्मठ तथा संतुष्ट सदस्य सिद्ध होंगे और अपने साथ साथ सामाजिक विकास में भी योगदान कर सकेंगे। संदर्भ ग्रंथ सूची। नंबर 1, आहूजा, एस. दुबे, ए. सिंह, D and others, 2011, on dance and drama. Number 2, Chandnani, H. 1972, communication via public speaking, Jaico Publishing House, Mumbai. Number 3, Dutt, N.K. and Lal, G. 1977, The Creative Potential and Education, Indian Book Agency, Ambala, Kent. Number 4, Marine P. 1939, Clay and Kids, The Natural Way to Learning in the Sculpture Way, A Guide to Modeling and Sculptor, Farrer and Reinhardt, Inc. New York. Number 5, Telephonic Conversation of the Author with SRMAB, Bangalore. Number 6, सरन एस. 1992, नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा, प्रेम प्रकाश मंदिर, दिल्ली.